नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्या संभावनाएं बन रही हैं आने वाले दिनों में। तो ऐसे ही कई खबरों के साथ रातों रात में बाबा के साथ हाजिर है, चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर की ओर अगर बढ़े तो खबर यह है कि जगदानंद सिंह को लेकर लगातार राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बातचीत चल रही है। खबर यह है कि जगदानंद सिंह नाराज भी हैं। क्या लगता है बाबा, जगदानंद सिंह नाराज हैं, दिल्ली जाने की बात चल रही है, कितनी सच्चाई है? और ये नाराजगी जाहिर उन्होंने की भी थी उस दिन, तो क्या इस बात को लेकर कयास लगाया जाए कि जगदानंद सिंह इस्तीफा भी दे सकते हैं? देखिए सनी, इसमें जगदानंद सिंह की नाराजगी से सबसे भी बड़ी बात है लालू प्रसाद क्या चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के फैसले से ये लगातार हम बता रहे हैं कि लालू प्रसाद खुश नहीं थे जी। अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो उसके पीछे कारण था कि बच्चा जो जिद नहीं कर देता है, हम एक दिन पहले बताए थे आपको कि अभी मेला खत्म हुआ है, दशहरा खत्म हुआ है जी। दशहरा में आप बच्चा को उंगली पकड़ करके ले जाइएगा मार्केट में, तो हर खिलौना को चाहेगा कि हम ले लें, हजारों खिलौना खरीदने की सकते। उसके बाद यदि मान लेते हैं आपके पॉकेट में उतना पैसा नहीं है और जबरदस्ती करने लगे, तो उसको किसी न किसी तरह से लुभा करके फुसला करके आप घर जरूर ले आइएगा। वही स्थिति हुई है कि लालू प्रसाद दिल्ली से दौड़ करके पटना आए और जो लिस्ट थी उसको फाइनल करने में समय लगा। जगदानंद सिंह को एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि जगदानंद सिंह बार बार कह रहे हैं 75 से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई हो, उस व्यक्ति को लालू प्रसाद चाहते हैं कि वो बिहार का कमान संभाले रहे। अगर उनके वो एब्सेंट है तो एब्सेंट में पार्टी का कमान जिसके हाथ में रहे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका एक तरह से मान के चलिए तो जगदानंद सिंह ही निभा रहे हैं और साथ में परिवार को भी एकजुट रखने का उन पर जिम्मेवारी है। हाँ। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें जगदानंद सिंह की नाराजगी का मतलब है कि लालू प्रसाद की नाराजगी। और जिस तरह का व्यवहार अब इधर पिछले एक सप्ताह में आपने देखा होगा, जब दिल्ली से लौट करके आए हैं 25 तारीख को जो दिल्ली में मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद जो लौट करके आए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद से उनकी पार्टी की तरफ से आप लगातार देख रहे होंगे कि कई तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन इन बयानों में आपने देखा होगा कि बहुत ही मुलायम तरह से डील करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि वो सत्ता में हैं और यही मजबूरी हो जाती है नीतीश कुमार के साथ जुड़ने का। और नीतीश कुमार इसका पूरा फायदा उठाते हैं। भाजपा से भी उठाया, अब इनसे भी उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह जो नाराजगी है, आप देख लीजिएगा कि इस नाराजगी का कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है 9-10 तारीख को जो वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसके बाद उससे पहले लालू प्रसाद से मिलने जगदानंद सिंह जा रहे हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से वो जाकर के उनके अपनी इस्तीफे की बात करेंगे। लेकिन इस सारे माहौल में जगदानंद सिंह ने अपना गर्दन कटवा करके तेजस्वी को सेफ करने का कोशिश किया है, यानी अपने बेटे को आगे करके और तेजस्वी यादव को बचाने का एक प्रयास किया है। क्या लगता है बाबा कि महागठबंधन में इधर राजद नाराज है, लेफ्ट की पार्टियों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर दी है, तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुसीबत खड़ी करेगी या जदयू के लिए मुसीबत खड़ी करेगी? देखिए सनी, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी वाला जो फंडा है, इसको आपने देखा होगा कि ये शुरू से एनडीए का देन है, लेकिन एनडीए ही इससे मुंह मोड़ चुकी है। आपने देखा होगा कि बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग दोनों ही खेमों में हो रही है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने का ही नतीजा था कि जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ उनके पद भी गए, उनकी कुर्सी भी गई और उनके विधायक भी चले गए और किसी ने कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया। इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते करते जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर गए थे और यही मांग वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2020 में तब कर रहे थे। अब जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिना फैसले जो मजबूत पार्टी है वही कर। आपने देखा होगा जंगल का भी एक नियम होता है कि जंगल में शेर सबको एक साथ नहीं खाता है। एक कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, कि शेर को जब पूरे जंगल में तबाही मचाने लगा तो उसको ये कहा गया कि हमारे भाई फैसला करके हम आपको एक जानवर रोज भेज दिया करेंगे। लेकिन यहाँ जो स्थिति हो गई है वो बड़ा दूसरे तरह की है। जो बड़ा दल होता है वो अपने छोटे छोटे दलों पर अटैक करता है, उनको चाहता है समाप्त कर देना। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने से ये कम से कम चीज़ें जो होगी वो आपस में चर्चा होंगी और चर्चा होने के बाद निकल करके आएंगी। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांग जो है ये एक तरह से समझिए कि जरूरी भी है। और दूसरा
ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो गठबंधन को समाप्त भी कर देता है। जी, एक और खबर आ रही है, ये विवाद लगातार जहां बढ़ता जा रहा है राजद और जदयू की, वही दूसरी तरफ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या लगता है ये विवाद की जो लड़ियां हैं, फहरिस्त हैं, बढ़ती चली जाएंगी क्या इस उपचुनाव को लेकर? देखिए सनी, अगर लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह चुप हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो उपचुनाव ही है। उपचुनाव में डील कर लेंगे नीतीश। बिल्कुल। आप देखिए नीतीश कुमार की डील तो आप छोड़ दीजिए ना, सबसे पहली बात है नीतीश कुमार के साथ तो डील कर ही रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव जो नीतीश को भावे वही फरमावे। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहते हैं, जैसे भाजपा नहीं नाराज करना चाहती थी। अब जो नई परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह का एक प्लान है, जो एक प्लान बनाया हुआ है, उन्होंने फ्लो चार्ट बनाया है। उस चार्ट में ये पूरा कहानी लिखा हुआ है कि आखिर तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। इसके लिए नीतीश कुमार कभी स्वेच्छा से तैयार नहीं होंगे, ये बात अब क्लियर हो चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये बात उठी है कि 2024 तक तो नीतीश कुमार हैं, 2025 में भी नीतीश कुमार ही, जब तक जीवित हैं तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे। ऐसी स्थिति में आप इतना तो बात मान लीजिएगा कि तेजस्वी यादव को वो अपने हाथ से कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे। तो बैठाएगा कौन? तो उनके विधायक बैठाएंगे, और उसी विधायक के जुगाड़ में गोपालगंज और मोकामा में होने वाले उपचुनाव के लिए रस्साकसी मची हुई है। एक तरफ जहां गोपालगंज लगातार 2005 से ही भाजपा के पास है, वहीं 2005 से ही मोकामा भी अनंत सिंह के पास रहा है। अब अनंत सिंह चाहे निर्दलीय लड़ें चाहे किसी पार्टी से लड़ें, दोनों पार्टी से लड़ चुके हैं, दोनों से जीत चुके हैं, दोनों को ताकत पता है अनंत सिंह का। लेकिन संयोग से अनंत सिंह जेल में है और उनकी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए पूरी तैयारी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चल रही है। आपने देखा होगा इसके चलते कार्तिक मास्टर का भी बलि चढ़ गया। इसके अलावे आप देख रहे होंगे कि जो भी स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों में एक तरफ जहां जदयू है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन जदयू ये लड़ाई नहीं जीत सकती है, क्योंकि ये कुर्सी मांगने और देने की बात नहीं है, ये उम्मीदवार देने की बात है। और फाइट में कहीं ना कहीं मोकामा हो या गोपालगंज हो, दोनों जगह पूरी तरह से मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि और कई नाम आ रहे हैं, यहां तक कि नाम आ रहा है कि तेजस्वी यादव के मामा भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इन सारी चीजों को लेकर के देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा बनाम राष्ट्रीय जनता दल ही ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार चाहे लाख प्रयास कर लें, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने वाला नहीं है। जब वो कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ता है तो इनके लिए क्यों छोड़ेगा? जी, तो और अब आते हैं इसी उपचुनाव को लेकर, जब आपने चर्चा की भाजपा, राजद और जदयू की, तो अब उपचुनाव में 3 और दल हैं, पारस, चिराग पासवान, मुकेश सहनी। इनकी कहाँ स्थितियाँ कैसी है, कैसे देख रहे हैं, लड़ेंगे तीनों? देखिए, आपने देखा होगा कि चुनाव की घोषणा से पहले जो स्थिति थी उसमें लगातार ये चर्चा चल रही थी कि पशुपति कुमार पारस को अगर साइड में भी कर दें आप, तो चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों तैयारी कर रहे थे और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार देने की बात कर रहे थे। लेकिन अचानक से दोनों संट हो गए हैं। जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, दोनों संट हैं। और भीतर खाने में ये बात जबरदस्त चर्चा में चल रही है कि भाजपा के पास उससे बेहतर ऑफर इनके पास है। कारण कि यदि आप एक विधायक के लिए चुनाव लड़ने जाते हैं, जीतिए या हारिए, उसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और 2 बड़े बड़े शेरों की लड़ाई में आप समझ सकते हैं कि वहाँ बाघ का कोई मोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये तो मैंने लगभग तय मान के चलिए कि दोनों गठबंधन जो है काफ़ी मजबूत हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन ये किसी का जीतने और हारने में भूमिका निभा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर इन्हें उससे बेहतर ऑफर मिले तो इनके लिए निश्चित राजनीति में तो ऑफर ही सबसे बड़ा चीज होता है। और संभावना व्यक्त की जा रही है, भीतर खाने में ये खबर चल रही है कि अमित शाह ने इनका रोल तय कर दिया है और बहुत जल्दी वो रोल आपको चुनाव से पहले देखने को, नॉमिनेशन से पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉमिनेशन का जो समय है वो 14 अक्टूबर को रखा गया, अंतिम नॉमिनेशन का। नाम वापसी का और स्क्रूटनी का समय जो 15 से 17 तक है। और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में न तो गोपालगंज हारना चाहेगी और न मोकामा में फाइट देने से पीछे रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर ये तीनों रहते हैं साथ में तो उसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा। चुनाव की चर्चा कर ही रहे हैं तो नगर निकाय चुनाव पर रोक लग गई है और भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश को
आरक्षण विरोधी बता दिया, तो आज जदयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा को आरक्षण विरोधी बता दिया है। तो क्या लगता है दोनों में से कौन आरक्षण विरोधी है? देखिए सनी, मैं थोड़ा सा इतिहास में इस बात को लेके जाऊंगा जी। जिसके साथ आज नीतीश कुमार हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जिनके साथ वो हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ। राष्ट्रीय जनता दल ने कितने वर्षों तक, लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा, इस निकाय चुनाव को बंद करके, पंचायत चुनाव को बंद करके रखा था। हाँ, पंचायत का चुनाव बीच में नहीं हुआ था 15-20 सालों तक, लगभग 23 साल तक ये चुनाव नहीं हुए थे। और आज आप वहीं बैठ करके, उन्हीं के गोद में बैठ करके ये कह रहे हैं कि फलाने ने कर दिया, ढिकमकाने ने कर दिया। अरे कोर्ट आपसे बार बार मांग रहा था कि जो पुराना निर्देश है, उस निर्देश के तहत आप कमेटी गठित कीजिए, और कमेटी गठित करके आप बताइए। कोर्ट के फैसले में ही 2 दलों की लड़ाई कैसे हो रही है? ये तो तोहमत ना है, एक दूसरे पर तोहमत देकर के ये मुख्य बात से बचना चाह रहे हैं। असलियत तो यही है। और इस असलियत को पाटने के लिए आप समझिए ना कि देश में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है, शिक्षा है, दवाई है। इसकी चर्चा कौन करता है? चर्चा होती है आरएसएस क्या कर रहा है, चर्चा होती है नीतीश किससे मिले, यही तो चर्चा हो रही है। चुनाव से लेकर चुनाव तक की चर्चा होती है, और आम जनता बार बार मूर्ख बनती है। एक बार फिर से ये जो उम्मीदवार थे मेयर के और नगर निकाय चुनाव के, ये फिर से मूर्ख बने। इन लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आप देखिए सरकार का ही नीति है। जी, सरकार नॉमिनेशन, चुनाव प्रचार, सिंबल सब बट गया था। अब आप समझिए ना कि आज 5 तारीख है, माफ कीजिएगा, आज 6 तारीख है, 5 तारीख को ये ऑर्डर, 4 तारीख को ये ऑर्डर आया, 10 तारीख को पहला चुनाव होना था जी। क्या उस पर पड़ी होगी जो लगातार चुनाव में अपना खर्च कर रहा था? वो आदमी फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उतना हिम्मत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो जहां लोकतंत्र को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने में ये लोग लगे हुए हैं, मठाधीश बन करके रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं सनी कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में उत्तराधिकारी और बाकी के जो शब्द गढ़े जाते हैं कि ये उनको दे देंगे, वो उनको दे देंगे, अरे जनता देती है भाई जी। लेकिन उस जनता के हाथ से छीन करके ताकत, इस बार पहली बार आपने देखा होगा कि जनता के हाथ में मेयर का चुनाव दिया गया है। और ये एक अच्छी पहल हुई। तो दूसरी सबसे घटिया पहल हो गई कि आपने कोर्ट का बात नहीं माना और चुनाव पर रोक लग गया। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार और जो संस्थाएं हैं उनको बैठ करके आपस में मंत्रणा करना चाहिए, और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जगदानंद सिंह की लालू से मुलाकात के बाद सब कुछ साफ होना, वही दूसरी तरफ उपचुनाव में मुकेश सहनी और चिराग पासवान का क्या रोल रहेगा, उपचुनाव में राजद जदयू कैसे उतरेगी, नगर निकाय के चुनाव में क्या होने वाला है और क्यों इसको रद्द किया गया, बिहार सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, इन तमाम खबरों पर हमने रातों रात में चर्चा की है और आपको बताने की कोशिश की है कि इन खबरों के अंदर की खबर क्या है, क्या संभावनाएं बन रही थी और क्या संभावना आगे होने वाली है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681